जी नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल अदना सामाजिक प्राणी पर। गरीबी क्या होती है? गरीब कैसे बनता है? इसका उत्तर आंशिक रूप से सबको पता होता है। जब किसी के पास जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुओं का लंबे समय तक आर्थिक कारणों से अभाव हो, ध्यान दीजिएगा मैंने आर्थिक कारण कहा है, तो वह गरीब कहलाता है। आगे इस बात पर और बात करेंगे, लेकिन अभी समझना ज़्यादा जरूरी है कि कैसे गरीबों को ईंधन की तरह एक वर्ग विशेष जिसमें मीडिया, प्रतिष्ठित नेता और दर्जनों राजनीतिक दल शामिल हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल संवेदनाओं के खौलते तेल में निर्लज वामपंथी मीडिया पकौड़े तले जा रहा है। ऐसा दिखाने की बढ़ चढ़कर कोशिश की जा रही है जैसे कि इनके करुणा के सागर लगातार छलके ही जा रहे हैं, रोके नहीं रुक रहे। हालांकि एजेंडा स्पष्ट है कि सरकार चाहे जो करे, उनको हर एक बात की जिम्मेदारी उनके विचारों के खिलाफ बनी सरकार के मत्थे मढ़ना है। वो कभी भी जन सहमति से संवैधानिक रूप से बने सरकार, जो कि ज्यादा मतों से बनी है, को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। देश में दंगे हों, कोरोना वायरस हो, मजदूरों का पलायन हो, आतंकवादी गतिविधियां हो, नक्सली प्रपंच हो, सब सरकार की जिम्मेदारी है। ये बस मुंह बाए ताक में बैठे रहते हैं कि गर्मा गर्म पकौड़ों के ऊपर चाट मसाला डालने के लिए खबरों की कमी ना हो जाए कहीं। खबर ढूंढने तक तो फिर भी ठीक है, समस्या तब होती है जब ये खबरों का निर्माण करने लगते हैं। खबरों की कमी होने से इनके दुकान पर तो ताला लग जाएगा ना। इसीलिए कोई भी विवादास्पद वाक्य लिखकर उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, बस। इससे आपने इस वाक्य की जिम्मेदारी भी नहीं ली और आपको इसके ओट में विवेचना करने का पूर्ण अधिकार भी मिल गया। यही चल रहा है। और जनता को कौन समझाए कि खबरों से आदमी खबरदार होता है, समझदार नहीं। और इसका ज्वलंत उदाहरण वामपंथी मीडिया का बौद्धिक प्रपंच है, जो लगातार आपको खबरों से खबरदार तो कर रहा है, लेकिन आपको समझदार होने नहीं दे रहा है। कभी ये आपको पुरानी चुराई हुई तस्वीरें दिखाएगा जिसमें बच्चों के पैरों में छाले पड़े हुए हैं, फिर आपको यह पटरी पर पड़े रोटियों को दिखलाएगा जहां दर्जनों से ज्यादा मजदूर घर पलायन करने की वजह से इस कोरोना की आपाधापी में कटकर मर गए। और बड़ी सफाई से बिना कुछ कहे दूसरी तरफ करुणामयी आंखों से जनता की तरफ देखते हुए सरकार की ओर उंगली उठा देगा। पता है इससे क्या होता है? अगर गौर से ना समझा जाए तो यह अभिव्यक्ति की आजादी लगती है और लगता है कि सब ठीक है, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि यह कितना घिनौना मानसिक हथियार है जो इस देश में अराजकता का माहौल लगातार बनाए रखती है, आग को भड़काए रखती है ताकि इन रक्त पिपासु दानवों का पेट भरता रहे। ये हर बार सरकार से घुमा फिराकर जवाब मांगते रहते हैं और सरकार के पास समय नहीं है इसमें उलझने का, तो वह चुप रहती है। फिर ये चिल्ला चिल्ला के जनता को बरगलाएंगे कि देखिए देखिए कि क्या वजह हो सकती है कि सरकार की खामोशी कुछ बता नहीं रही, कुछ बयां नहीं दे रही। आपके अंदर एक संदेह जागृत करने की लगातार कोशिश करते रहेंगे सरकार के प्रति, और यह बार बार होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक कि आप खुद को राष्ट्र के का केंद्र नहीं मानने लगेंगे। आप इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचने लगेंगे। ऐसे खबरों के व्यापारी ही समाज को तोड़ते हैं विचारों की दलाली करके। मजदूरों की समस्या ये बार बार दिखा रहे हैं। मैं पूछता हूं, उनके पलायन का सीधा प्रसारण करके क्या साबित करना चाहती है यह मीडिया? यही कि सरकार निकम्मी है। मैं कहता हूं कि ये उन व्यापारियों से जाकर प्रश्न क्यों नहीं पूछते जहां से यह मजदूर निकाले गए हैं। जितनी देर ये सरकार की तरफ उंगली उठाए रखते हैं और प्रश्न पूछते रहते हैं, उतनी देर यदि साफ नियत से सच में
वास्तविकता में समस्याओं के निवारण में सहयोग दें तो शायद मजदूरों की हालात में कुछ सुधार तो जरूर आ सकता है। यह समय एक दूसरे पर उंगली उठाने का बिल्कुल भी नहीं है। सरकार से क्या उम्मीद की जा रही है कि वह सबको सही सलामत घर पहुंचा दे? सही है। सबको खाना दे, यह भी सही है। सबको स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाए, यह भी बिल्कुल सही बात है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता के धरातल पर 138 करोड़ वाली जनसंख्या के देश में क्या यह संभव है? मैं मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी का बचाव नहीं कर रहा, लेकिन जब गरीबों वाला कैसेट वामपंथियों के द्वारा लगातार बजाया जाता है, रिपीट मोड पर बजाया जाता है, तब बोलना पड़ता है। जब घर में आग लगी हो तो अग्निशमन प्राथमिकता होती है, ना कि इस बात की विवेचना कि आग कैसे लगी, कब लगी। जब आग बुझ जाए तब हर एक पहलू पर विचार कीजिए, खोद खोद कर मुर्दे निकालिए, लेकिन अभी बाल्टी भर भर कर घी मत उड़ेलिए इस आग में, क्योंकि इस वजह से कि इस चकाचौंध में आपको कमाई का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, आपको प्रसिद्धि मिल रही है। अब चलिए उस प्रश्न पर वापस आते हैं जिससे मैंने शुरुआत की थी कि गरीबी के कारण क्या हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, गरीब कैसे जन्म लेते हैं? आसमान से तो नहीं टपकते, एक दिन में भी नहीं बनते। अगर कोई जन्म से ही गरीब हो, रास्ते पर पैदा हुआ हो, तो फिर बात अलग है, वो तो वास्तव सच है। आज जो लोग गरीबों की दुर्दशा पर सरकार को घेरने में लगे हैं, उनसे मैं पूछता हूं कि कितने ऐसे उदाहरण हैं आपके पास जिनमें कोई परिवार विगत 6 साल में सरकार की गलती की वजह से गरीब हो गया? जनसंख्या और गरीबी हमारे देश की पुरानी समस्या है। कांग्रेस के शासनकाल में काफी सुधार आया, लेकिन फिर भी इन समस्याओं का समूल उन्मूलन नहीं हो पाया है। यह बात किसी से नहीं छुपी हुई है। और अगर गरीबी के कारणों पर गौर करें तो आपको मुख्य घटक अशिक्षा पाई जाएगी। दर्जनों परियोजनाएं चलाई गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोताही तो रह गई। तभी आज भी मजदूरों को लिखना पढ़ना नहीं आता। एक 25 साल का व्यक्ति जो मजदूरी कर रहा है क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, उसके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है अपने परिवार का पेट भरने का, तो क्या यह सिर्फ मौजूदा सरकार की गलती है? क्या उसे स्कूल में 19 वर्ष की उम्र में भर्ती होना चाहिए था? मजदूरों को पेट पालने के लिए भटकना पड़ रहा है, यह सत्य है और प्रत्यक्ष है। लेकिन उसको मजदूर बनाया किसने? मौजूदा सरकार ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गलती है कांग्रेस की। अपने 7 दशकों के कार्यकाल में इन्होंने गरीबों के लिए नारे लगाने के अलावा कुछ खास नहीं किया। परियोजनाएं चलाई गई लेकिन सफल नहीं हुई। हर पंचवर्षीय योजना में आपको एक अहम हिस्सा गरीबी उन्मूलन दिख जाएगा। हर चुनावी बारिश में कांग्रेसी मेढकों ने गीत गा गा कर इस बात पर बल दिया है कि अब की सत्ता में आएंगे तो गरीबी खत्म कर देंगे। 7 दशक बीत गए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपको देश की हालत जानने के लिए आज दूरबीन लगाने की जरूरत नहीं है। अपने इर्द गिर्द देखिए। करीब 40 करोड़ मजदूर हैं भारत में। आंकड़े 5-6% आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन करीब बता रहा हूं मैं। इनमें से अधिकांश इसलिए मजदूरी करने पर विवश हुए हैं क्योंकि उन्हें बुनियादी तालीम भी नहीं मिल सकी है और ना ही वह जमीन का टुकड़ा मिला उनको जिसकी वजह से वह कम से कम स्वाभिमान से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि क्या यह विगत 6 सालों में हुआ? कांग्रेस और इनकी खरीदी मीडिया के पास कुछ दूसरा रास्ता नहीं बचा तो खुद के ही दफनाए लाशों को खोदकर मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश में लग गए हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। अब आप ही बताइए कि आखिर बार आपसे ट्रेन की सीटों के नीचे बम ढूंढने के लिए कब कहा गया था? वो जो खौफ का माहौल बनाया गया था, वो समय तो आप भूलेंगे नहीं, जब बाजार में भीड़ भाड़ वाले इलाकों से गुजरते समय डर लगता रहता था कि
कहीं आतंकी वारदात ना हो जाए, कहीं उस आतंकी वारदात का आप हिस्सा ना हो जाएं। क्या अब भी आपको ऐसा महसूस होता है? ईमान से कहिएगा। और उन घोटालों का क्या जवाब है? उन महानुभावों के संपत्ति के आकलन के बाद क्या कुछ साबित करने के लिए भी बचता है? घटना चाहे बिहार की हो, दिल्ली की हो, यूपी की हो, सबको पता है कि नेताओं का बैंक बैलेंस कितनी ऊंचाई पर है। प्रश्न पूछना अच्छी बात है, इससे आपको कोई रोक नहीं रहा, लेकिन प्रश्न का औचित्य तभी सार्थक है जबकि वह उचित पात्र से किया जाए। मैं भौतिकी के प्रश्न लेकर नागरिक शास्त्र के अध्यापक से उलझ जाऊं और उत्तर के अभाव में उनको असमर्थ घोषित कर दूं तो यह मेरी बेवकूफ़ी है, ना कि उस शिक्षक की। और यही मौजूदा हो रहा है, मौजूदा हालात यही कर रहे हैं। भारत की गरीबी और गरीबों की दुर्दशा का शिलान्यास कांग्रेस बहुत पहले अपनी तुष्टीकरण, फूट डालो राज करो जैसे नीतियों से कर चुकी है। मीडिया का एक बड़ा भाग जो उनके रहमो करम पर पलता है, उनके द्वारा किए गए जघन्य कुकृत्यों को किसी तरह छुपाने के लिए, उनसे ध्यान भटकाने के लिए साजिश में लगा हुआ है। मैं मजदूरों को लेकर संवेदनहीन नहीं हूं। मेरा भी दिल पसीजता है गरीबों की दुर्दशा को देखकर, लेकिन फिर भी इस मुसीबत की घड़ी में मैं तर्कों का साथ नहीं छोड़ सकता, मैं कुतर्क के साथ नहीं जा सकता। पटरी पर हुई दुर्घटना का जिम्मेदार कौन है? सरकार या रेलवे, या खुद वो मृतक जिन्होंने पटरी पर सोने का अपघाती फैसला लिया? इस घटना का सच कुछ भी हो सकता है। यह सामूहिक आत्महत्या भी हो सकती है। जो लोग बच गए, शायद उन्होंने अंत निकट देखकर विचार बदल दिया हो। यह सामूहिक हत्या भी हो सकती है, लाशों को वहां जाकर रख दिया गया हो, या शायद मीडिया जो संप्रेषित करना चाह रही हो वही सत्य हो। वो मजदूर सच में घर जा रहे हैं और थक कर सो गए हों। लेकिन आप किसी भी संभावित दृष्टिकोण से इसे सरकार या रेलवे की गलती नहीं ठहरा सकते हैं। लॉकडाउन करके सरकार का कोई निजी फायदा नहीं हुआ है, यह सबके हित में है। यह समय की जरूरत है, यह एक सामूहिक निषेध है, ना कि किसी वर्ग विशेष से वैमनस्य। व्यापारी वर्ग से प्रश्न क्यों नहीं पूछा जा रहा है जिनके पास मजदूरों को देने के लिए 2 महीने की तनख्वाह नहीं बची है? मजदूरों को अगर 25% कटौती के साथ भी वेतन मिलता रहता तो क्या लगता है कि वो आपको सब कुछ छोड़कर पैदल घर की तरफ रवाना हो जाते? असली सजा के हकदार वो तमाम फैक्ट्रियों एवं निजी व्यवसाय के मालिक हैं जिन्होंने इस कठिन समय में अपने यहाँ काम करने वाले श्रमिकों का साथ छोड़ दिया और सारा दोष सरकार और समाज के ऊपर मढ़ दिया और उनके रहमो करम पर छोड़ दिया उन असहाय मजदूरों को। साधारण समय होता तो सरकार शायद और प्रभावी रूप से समस्या का निदान करने में सक्षम होती, लेकिन सबको पता है, जग जाहिर है कि यह समय असाधारण है, किसी से नहीं छिपा है। यह हर एक व्यक्ति का अनुदान जरूरी है। समस्या विकराल है और मिलजुल कर ही सामना किया जा सकता है। यह समय वैचारिक आतंकवादियों के प्रपंच में फंसकर सरकार के विरोध में खड़े होने का नहीं है, बल्कि मजबूती से अपने कर्तव्यों के पालन में है। ये लगातार आपको तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये अब आपका विवेक आपको क्या करने के लिए प्रेरित करता है, यह आपके ऊपर है। सोच समझकर किसे फॉलो करना है, चुनाव करें। धन्यवाद।